गुड मॉर्निंग। आज वेंसडे है। हाँ, आज वेंसडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है क्लास 12th के लिए। क्लास 12th में इससे पहले वाले दिन में कहाँ तक पढ़ा दिया है? तो क्लास 12th में इससे पहले वाले दिन में हम बात कर रहे थे, हमने रिफ्रैक्शन जस्ट स्टार्ट किया था। रिफ्रैक्शन में मैंने तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक आइडिया बता दिया है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाता है तो वो अपने पाथ से डिविएट हो जाता है। तो वो जो पाथ से डिविएट होना है उसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब रिफ्रैक्शन में क्या होता है ये बेसिक तुमने पढ़ा भी होगा कि अगर रेयर से डेंसर जाएंगे। अब रेयर डेंसर कौन डिसाइड करता है? तो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है वो रेयर है और जिस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है वो डेंसर है। तो अगर रेयर से डेंसर की तरफ जाते हैं तो रे ऑफ लाइट की टेंडेंसी होती है नॉर्मल की तरफ बेंड करने की, और अगर डेंसर से रेयर जाओगे तो रे ऑफ लाइट की टेंडेंसी होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करने की। अच्छा, हमने बात करना स्टार्ट किया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? तो ये रेशियो है स्पीड्स का। अगर मेरे को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का फाइंड करना है तो सिंपली अपन क्या करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो हम क्या बोलते हैं कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो फैक्टर है जिस फैक्टर से स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम पर स्पीड ऑफ लाइट इन एयर के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने आपको फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो, अब ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा एयर के रिस्पेक्ट में ही फाइंड करेंगे। किसी भी दो मीडियम का मतलब किसी भी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में फाइंड किया जा सकता है। तो अगर μ12 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं उसका स्पीड ऑफ लाइट ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, और जिसका फाइंड करते हैं उसका स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में होता है। तो अगर μ12 लिखा हुआ है इसका मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम μ12 अगर लिखा है मतलब 2 के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में जाएगा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने बताया था इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर μ12 का वैल्यू लिखना है तो सिंपली लिख देना μ1 डिवाइडेड बाय μ2। एक और फॉर्मूला मैंने बताया था लैम्डा के टर्म्स में, सिंस फ्रीक्वेंसी जो होता है वो सोर्स पे डिपेंड करता है तो जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर ट्रैवल करेगा तो उसके फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फ्रीक्वेंसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता इसका मतलब जो उसका स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेवलेंथ के। तो अगर मेरे को किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, मान लो μ12 अगर मेरे को फाइंड करना है तो हम लिखेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1। इस तरह से हम किसी भी मीडियम का किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इतना मैंने बता दिया था। ठीक है, आज क्या करते हैं? स्नेल्स लॉ से स्टार्ट करते हैं। अब ये स्नेल्स लॉ क्या है? तो स्नेल्स लॉ भी आपने अपने लोअर क्लासेस क्लास 10th में पढ़ा होगा। स्नेल्स लॉ में हम ऐसा बोलते थे कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो एक कांस्टेंट होता है, और वो जो कांस्टेंट है वो क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मैं एक डायग्राम बताता हूँ, फिर आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। शेयरिंग, एक मिनट। देखो, इस तरह से है। ये मैंने एक इंटरफेस लिया है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। एयर वाटर मान लो या ग्लास, सॉरी वाटर ग्लास मान लो, कुछ भी मान लो। इस तरह से मैंने दो मीडियम का इंटरफेस बना दिया है। अब ये आता हुआ रे इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, और ये जो दूसरे मीडियम पर चला गया इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। इस बार रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड रे। ये अपना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये अपना एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन है। अब स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था μ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ। अब सेकंड मीडियम, जैसे अगर मैं बोलूं कि स्नेल्स लॉ अपने को लिखना है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या है? तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर is a constant
and the constant is equal to the refractive index of second medium with respect to फर्स्ट मीडियम। ये मेरे को पहले ही लिख लेना चाहिए था। जैसे देखो मैंने स्नेल्स लॉ में क्या लिखा कि ये जो स्नेल्स लॉ है वो क्या है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, मतलब रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये स्नेल्स भाई साहब ने बताया और उन्होंने ये बोला कि ये जो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट जो होगा वो इक्वल टू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं ना, तो स्नेल्स लॉ ने ये बोला कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सेकंड मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा सेकंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। या आप इसी स्टेटमेंट को ऐसा भी लिख सकते हो कि साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। बात समझ में आ रहा है? ये हमारे पास स्नेल्स लॉ है। अब जब तक आपको स्नेल्स लॉ नहीं समझ में आएगा ना, आगे आप कुछ नहीं समझने वाले। मतलब पूरा का पूरा रिफ्रैक्शन जो है वो इसी लॉ पर बेस्ड है। अगर ये लॉ समझ में आता है तो आगे आपको रिफ्रैक्शन समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर लॉ नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। इसलिए जी जान लगा देंगे इस लॉ को समझने के लिए। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर मान लो ये जो मीडियम था, अगर ये मीडियम में चेंज नहीं हुआ होता तो ये जो रे था वो कुछ ऐसा गुजरता क्या? अगर मीडियम में चेंज नहीं होता, मान लो थ्रू आउट रेयर मीडियम रहता, तो ये जो रे था वो एक्चुअल में ऐसा चला जाता। अच्छा, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो रे जाना ऐसे चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस मीडियम के कारण जो रे है वो इतने एंगल से डिविएट हो गया क्या? अब जितने एंगल से वो डिविएट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ आर और एंगल ऑफ डिविएशन। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें अपन एंगल ऑफ डिविएशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन में मान लो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो गिवन है अपने को 30 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री कम हो जाएगा, 60 डिग्री ले लेते हैं। ये क्या हो गया, इसमें इरेजर काम कर रहा था, बंद हो गया कैसे? हाँ, मान लो क्वेश्चन है, इसमें ये बोला गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 60 डिग्री का है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने 1 बोला, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्होंने √3 का बोला है। मतलब वो जो डेंसर मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 का बोला गया है। और क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन। ठीक है, ये जो डेल्टा एंगल है वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, अब देखो ये पूरा अगर एंगल आई है तो ये पूरा भी एंगल आई होता ना। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं r का वैल्यू कैलकुलेट कर दूं तो और r में से i को माइनस कर दूं तो डिविएशन मिल जाएगा क्या? तो डिविएशन को मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल ऑफ इंसिडेंस माइनस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने अभी पढ़ा है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड। अब कैसे पता चलेगा सर कौन सेकंड मीडियम है? जिसपे लाइट बाद में एंटर करेगा वो सेकंड मीडियम है, और जिसमें लाइट पहले चल रहा था वो फर्स्ट मीडियम है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम हो जाएगा √3 विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब आई का वैल्यू क्वेश्चन में कितना है? 60 डिग्री का, तो यहां पर पुट कर दो साइन 60। आई का वैल्यू अगर साइन 60 डिग्री है तो साइन 60 हो गया √3 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास साइन ऑफ आर आ रहा है इक्वल्स टू √3। इसको सॉल्व करने पर साइन आर का वैल्यू हाफ आ गया। अब अगर साइन आर का वैल्यू हाफ है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो आर होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, वो 30 डिग्री का आ गया। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 डिग्री का है, इसका मतलब डिविएशन एंगल कितना हो जाएगा? 60 माइनस 30, तो 30 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? एंगल ऑफ डिविएशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। एक अच्छा क्वेश्चन भी कराते हैं इसमें। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसा है
एक इस तरह का मेरे पास मीडियम है, मतलब स्फेरिकल शेप का रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, और इसमें जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो 60 डिग्री पे आ रहा है। अब जो मैथ्स वाले स्टूडेंट होंगे ना, उनको पता होगा कि ये जो सेंटर से पास होता हुआ लाइन होता है, यही एक्चुअल में क्या होता है, नॉर्मल होता है। नॉर्मल जो होगा, अगर आप सर्कल में कभी भी अगर आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है ना किसी भी पॉइंट पर, तो आप पहले उस पॉइंट पर टैंजेंट बना लो, और फिर टैंजेंट को जब परपेंडिकुलर टैंजेंट बनाओगे तो वो नॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सेंटर से पास करता है, ये आपको पता होना चाहिए, मतलब ये नॉर्मल है। अब अगर ये नॉर्मल हुआ तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 60 डिग्री का है। अच्छा, अगर मीडियम में चेंज नहीं होता, अगर मीडियम में चेंज नहीं होता तो ये जो रे ऑफ लाइट है, अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ ऐसा जाता क्या? बात समझ में आ रहा है? अगर ये रे ऑफ लाइट अगर मीडियम में चेंज नहीं होता तो रे ऑफ लाइट ऐसा जाता। लेकिन सिंस ये क्या कर रहा है, इसको डॉटेड से दिखा देते हैं। सिंस ये क्या हो रहा है, एक ऐसे मीडियम में एंटर कर रहा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब एक डेंसर मीडियम में एंटर कर रहा है, ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डेंसर मीडियम। तो अगर डेंसर मीडियम में एंटर करेंगे तो इसकी टेंडेंसी नॉर्मल की तरफ बेंड करने की होगी। तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो कुछ ऐसा बेंड कर जाएगा, पूरा यहां तक ले जाओ। रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसा बेंड कर जाएगा तो यहां तक आ जाएगा। अब मान लो अगर मैं फर्स्ट रिफ्रैक्शन के बारे में बात करूं, यहां पर अगर देखोगे तो ये मेरे पास पहला डेविएशन हुआ क्या, डेल्टा 1, ठीक है। तो अगर मैं लिखूं फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, अगर मैं पहले रिफ्रैक्शन के लिए बात करूं तो देखो अभी भी 60 है, ये √3 है, अभी मैंने डेटा लिया था, ये डेविएशन का वैल्यू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री का आ जाएगा क्या? 30 डिग्री है, एंगल आर का वैल्यू 30 आएगा। बात समझ में आ रहा है? अभी मैंने इससे जस्ट पहले यही क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें भी 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, एंगल ऑफ आर का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री का, ये 30 डिग्री का वैल्यू आ जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो डिविएशन कितना हो गया, डिविएशन हमारे पास कैलकुलेट कर लेंगे, डिविएशन आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री का। अच्छा, अब सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होने के लिए, सेकेंड टाइम रिफ्रैक्शन होने के लिए अपन क्या करेंगे, वापस से बनाएंगे नॉर्मल। तो नॉर्मल जो है वो हमेशा पास होना चाहिए सेंटर से, ये हो गया हमारा नॉर्मल। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, डॉटेड से चाहो तो दिखा दो नॉर्मल को। अब एक बार रिफ्रैक्शन, अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आप चेक करोगे, यहाँ पर अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस चेक करोगे तो ये नॉर्मल है और ये मेरा इंसिडेंट रे हो गया इस बार। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा क्या? सर कैसे बोल दिया आपने 30 डिग्री? देखो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। क्यों? ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। तो अगर हम बात करें फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकेंड रिफ्रैक्शन, अगर सेकेंड रिफ्रैक्शन के लिए बात किया जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री का। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब जब भी रे ऑफ लाइट क्या करेगा, डेंसर से रेयर की तरफ भागता है तो उसकी टेंडेंसी नॉर्मल से अवे जाने की है, तो ये नॉर्मल से अवे कुछ ऐसा चला जाएगा क्या? अच्छा, अगर मीडियम में चेंज नहीं होता, अगर मीडियम में चेंज नहीं होता तो वो कुछ ऐसा जाता। इसका मतलब क्या हो गया है, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है वो यहां पर फिर से डिविएट हो गया डेल्टा 2 से। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब ये आर है, ये जो एंगल है वो हमारे पास क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अच्छा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा क्या? ये देखो, ये अगर मेरा इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये भी तो वही होगा ना, वर्टिकली ऑपोजिट। तो अगर मैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन में से इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस को माइनस कर दूं तो डिविएशन डेल्टा 2 मिल जाएगा क्या? तो पहले तो अपन सॉल्व करके क्या करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर सेकेंड केस। फिर से साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। इस बार अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकेंड मीडियम एयर है, सेकेंड मीडियम एयर हो गया मतलब उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 ले लिया। सेकेंड मीडियम एयर हो गया, फर्स्ट मीडियम हमारे पास क्या है, फर्स्ट मीडियम ये जो ग्लास था जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 का है। अच्छा, अब साइन आई, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो साइन 30 का वैल्यू है हाफ, और यहां पर आ गया साइन आर, 1 अपॉन साइन आर इक्वल्स टू 1 अपॉन √3। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो साइन आर का वैल्यू आ रहा है, साइन आर इज √3 डिवाइडेड बाई 2, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा 60 डिग्री का। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 60 डिग्री का आ गया
तो डेल्टा टू सेकेंड टाइम पे जो डिविएशन, अच्छा ये भी क्लॉकवाइज में डिविएट हुआ था, और डेल्टा टू का वैल्यू अगर देखोगे तो वो भी क्या आ रहा है 30 डिग्री क्लॉकवाइज आ रहा है। पूरा एंगल ये पूरा एंगल जो बनता है यहाँ पर, ये पूरा एंगल आर होता, उसमें से ये एंगल पता है कितना है 30 डिग्री का, तो डेल्टा टू जो है वो भी 30 डिग्री क्लॉकवाइज है। तो नेट डिविएशन कितना हो जाएगा, नेट डिविएशन हो जाएगा डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, तो 60 डिग्री क्लॉकवाइज डिविएशन इज द करेक्ट आंसर। तो ये स्नेल्स लॉ को यूज करते हुए कुछ सिंपल से क्वेश्चन थे जो हमने क्या किया, सॉल्व किया। अब रिफ्रैक्शन में ना हम इसके एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। रिफ्रैक्शन में हम क्या करेंगे, इसके एप्लीकेशन देखेंगे। तो कुछ एप्लीकेशन जो आपको याद हो, जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा था, जैसे अगर एक ग्लास टम्बलर में पानी भर देते हैं और पेन को ऐसे डुबो देते हैं, तो पेन जो होता है वो इंटरफेस से ऐसे मुड़ना स्टार्ट हो जाता है, ऐसे बेंड होना दिखता है। और क्या आपने देखा होगा कि अगर पानी से भरा हुआ ग्लास है और आपने नीचे एक कॉइन रख दिया है, तो कॉइन जो है वो कुछ हाइट से ऊपर रेज्ड हुआ दिखता है। उसको हम क्या बोलते थे, एपरेंट डेप्थ। अभी एपरेंट डेप्थ पे ना पूरा भर भर के कहानी है, तो हम पहले एपरेंट डेप्थ के बारे में बात करेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड आएगा वो एपरेंट डेप्थ के आएगा। इतना स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेते हैं, फिर मैं डायग्राम बनाकर वापस आता हूँ आपके पास। देखो स्टार्ट करते हैं एपरेंट डेप्थ। अब ये रिफ्रैक्शन का पहला एप्लीकेशन है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, मेडिकल के एग्जाम में भी क्वेश्चन आएंगे और जेई के एग्जाम में भी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर ऐसा समझ लो कि हमारे पास एक इंटरफेस है, इसमें ऊपर वाला जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने N2 रखा है, और ये नीचे वाला जो मीडियम है जिसमें ऑब्जेक्ट रखा गया है, वहां पे अपन ये अपना ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये अपना ऑब्जेक्ट है, इसको अपने ने N1 मीडियम पर रखा है। बात समझ में आ रहा है? अब इस ऑब्जेक्ट का इमेज क्या करना है, आंखों को देखना है। ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के इमेज को आंखों को देखना है, ठीक है। तो किसकी आंखें, तो पीली आंखें किसकी होती है यार, नीली आंखें तो सुना है, नीली आंखें, ठीक है। ये जो आंखें हैं नीली आंखें, ऐश्वर्या राय की आंखें। अब ये नीली आंखें, इनको रेज देखना है। अब आंखों का डायमीटर कितना होता है सर, बहुत छोटा होता है। अब अगर आंखों का डायमीटर बहुत छोटा होता है तो हम क्या करेंगे, ये जो रेज है, अगर इस ऑब्जेक्ट से मैं बोलूं कि ऑब्जेक्ट से रेज निकल रहे हैं, तो रेज कहीं पे भी जा सकते हैं। रेज जो है वो ऐसे आ सकते हैं, ऐसे आ सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं, या इस साइड भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। अच्छा, अब अगर रेज कहीं पर भी जा सकते हैं, जैसे अगर ये देखोगे, मान लो लास्ट वाला रे अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये मेरा नॉर्मल है, तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर बन रहा है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस केस में बन रहा है, ये अच्छा खासा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। और जब ये N1 N2 अगर आप देखोगे, तो रेज जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन में कुछ ऐसा बेंड होके चला जाएगा। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा था, और ये मान ले रहे हैं ये डेंसर है, ये रेयर मीडियम है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा हो गया। अब अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा हो गया, तो ये कभी आंखों पे जा रहा है क्या, नहीं सर, ये तो रिफ्रैक्ट होने के बाद कहीं यहाँ चल कहीं चला जाएगा। तो आंखों तक वही रेज जा सकते हैं। आंखों तक अगर आप देखोगे, तो आंखों तक वही रेज जा सकते हैं जो रेज का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, छोटा होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा होना चाहिए, अगर मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होना चाहिए, इसका मतलब पैरेक्सियल रेज लेंगे क्या। तो ये जो हम एपरेंट डेप्थ सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम जो फॉर्मूला डिराइव करके लाएंगे, वो फॉर्मूला है ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज, ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज। बात समझ में आ रहा है? हम एपरेंट डेप्थ के बारे में बात कर रहे हैं, और किस तरह के रेज लेंगे, हम सिर्फ पैरेक्सियल रेज लेंगे। क्यों? क्योंकि जो पैरेक्सियल रेज होंगे वही क्या होंगे, पैरेक्सियल रेज ही रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, आंखों तक जा सकता है, क्योंकि जो बाकी रेज है ना वो तो दूर चले जाएंगे। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, अब एक रे मैंने ऐसा कुछ एंगल पर ले लिया, ये मान लो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन उसके करस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब एक और रे अपने को चाहिए। एक और रे अपन क्या करते हैं, ऐसे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ले लेते हैं। एक और रे मैंने लिया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। अब अगर ये जो रे है, या ऐसे सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, अलोंग द नॉर्मल, अगर रे अलोंग द नॉर्मल जा रहा है तो वो अनडिविएटेड पास करेगा। तो एक रे हमने ऐसा लिया इस डायरेक्शन में, और जो दूसरा रे है वो ऐसे जाके ऐसे जाने वाला है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये दोनों रेज से तो कभी भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा इस डायरेक्शन में। तो हम क्या करते हैं, अगर इमेज का फॉर्मेशन उस साइड में नहीं हो रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर प्रोड्यूस करें, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करने से हमें ऐसा लग रहा है ना कि ये जो ऑब्जेक्ट था या ये जो रेज थे वो यहाँ कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे होते, मतलब इस ऑब्जेक्ट का एक वर्चुअल इमेज यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, ठीक है।
अब ये जो वर्चुअल इमेज फॉर्म हुआ, तो अगर आप देखोगे तो वो एक्चुअल डेप्थ से कुछ हाइट रेज होके आ गया है क्या? अब जितने भी हाइट ये रेज होके आया, जितने भी हाइट ये रेज होके ये इमेज बना है, मान लो ये इमेज था आई, तो ये जो हाइट है सरफेस से उसको हम लिख रहे हैं डी डैश। अब ये डी डैश क्या है यहाँ पर? डी डैश है यहाँ पर एपरेंट डेप्थ, डी डैश है एपरेंट डेप्थ, और कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डेप्थ है, कैपिटल डी है रियल डेप्थ। अब कैपिटल डी के टर्म्स में अपने को क्या करना है? डी डैश का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब सिंस हम ये जो भी कर रहे हैं वो पैराक्सियल रेज के लिए कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में देखूं, ध्यान से देखना, तो अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर, देखो ये अगर एंगल ऑफ आई है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या? कैसे पता चला सर? देखो ये दोनों नॉर्मल थे तो ये पैरेलल हो गया, अगर ये पैरेलल है तो ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ये भी एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है आर तो ये भी क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा आर। तो हम ना क्या करते हैं, दो ट्राइंगल देखते हैं। एक ट्राइंगल हम ये वाला देखने वाले हैं, ये जो बड़ा सा ट्राइंगल है, मान लो इसका नाम रख देते हैं ए बी। एक ट्राइंगल ए ओ बी देखेंगे और एक ट्राइंगल ये देखेंगे ए आई बी, ठीक है, ऑल इंडिया डैश। एक तो ए ओ बी एंगल अपने को देखना है, एक ए आई बी एंगल अपने को देखना है। तो ए ओ बी एंगल में अगर मैं, अच्छा हम स्नेल्स लॉ से क्या जानते हैं? स्नेल्स लॉ से हम ये जानते हैं कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का होगा। सेकंड मीडियम कौन है सर? ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ था ये n1 मीडियम है, तो n1 वाले मीडियम से रेज निकले थे और वो n2 वाले मीडियम पर जा रहे हैं ना। तो अगर मैं रिफ्रैक्टिव यहाँ पर स्नेल्स लॉ लिखूं तो सेकंड मीडियम यहाँ पर n2 है, n2 डिवाइडेड बाई n1, ऐसा लिख सकते हैं ना। जिस मीडियम से रेज निकलते हैं वो मेरा फर्स्ट मीडियम है और जिसमें रेज एंटर करते हैं वो सेकंड मीडियम है। तो इस वाले स्टेटमेंट को ऐसा भी लिखा जा सकता है क्या? ये जो स्टेटमेंट था उसको अपन क्या लिख सकते हैं? n1 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ i इज इक्वल टू n2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ r, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल। अब अगर रेज पैरेक्सियल है तो साइन ऑफ आई को टैन ऑफ आई से भी रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि रेज पैरेक्सियल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये सब एंगल्स क्या होंगे? छोटे होंगे। तो ni को लिख दिया हमने, सॉरी n1 टाइम्स ऑफ tan i। अच्छा ये n1 n2 क्या था? तो n1 n2 यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू भी यूज करते हैं, n भी यूज करते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो n1 टाइम्स ऑफ tan i और ये n2 टाइम्स ऑफ tan r लिखा जा सकता है, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अच्छा, अब अगर मैं tan ऑफ i और tan ऑफ r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, तो ध्यान से देखना, अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो n1 इंटू साइन ऑफ i या tan ऑफ i, tan ऑफ i का मतलब हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय इसका बेस। तो परपेंडिकुलर a से b, परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर a से b है, और बेस कितना है? तो बेस यहाँ पर a से o क्या हो जाएगा? d हो जाएगा, बिल्कुल सही सर। इक्वल्स टू n2 टाइम्स ऑफ tan r। अगर मैं tan ऑफ r का वैल्यू लिखूं तो tan ऑफ r वापस से क्या हो जाएगा? ab डिवाइडेड बाई d डैश। अब ये ab से अगर ये ab अपन गायब कर दे तो हमारे पास जो एपरेंट डेप्थ है t डैश, एपरेंट डेप्थ का वैल्यू ऐसा कुछ आ रहा है क्या? n2 डिवाइडेड बाई n1 इंटू d। ये एपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला है जो अपने को क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन नहीं आएगा एग्जाम में, तो डेरिवेशन के लिए आप टेंशन मत लेना कि एग्जाम में डेरिवेशन आएगा क्या सर, नहीं, डेरिवेशन का आप टेंशन मत लेना, बस ये फॉर्मूला याद रखना और कुछ पॉइंट्स याद रखना। अगर जो पॉइंट्स अभी मैं बता रहा हूँ वो याद रखोगे तो कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगा क्वेश्चन में। एक तो याद रखना कि दिस फॉर्मूला इज वैलिड, दिस फॉर्मूला is valid only for paraxial rays। अब देखो मेडिकल में तो इतना कोई टेंशन नहीं होता, मेडिकल में सिर्फ पैरेक्सियल रेज आएंगे, लेकिन मेंस में एडवांस में अगर वो कभी कभी नॉन पैरेक्सियल रेज लेंगे ना, तो आपको साइन ऑफ आई और साइन ऑफ आर में आप वहां tan ऑफ आई और tan ऑफ आर से रिप्लेस नहीं कर सकते, आपको साइन आई और साइन आर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा ट्राइंगल देख के, ठीक है। दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर पैरेक्सियल रेज, पहला पॉइंट तो ये याद रखेंगे, ठीक है। और ये n2 n1 में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो n2 n1 में याद रखना कि n1 वो मीडियम है, n1 वो मीडियम है जहां
से रेज चलेंगे, N1 वो मीडियम है जहां से रेज चलेंगे, एंड N2 वो मीडियम है जहां पर रेज एंटर करेंगे, एंटर करेंगे। कोई ऑब्जेक्ट, कोई इमेज नहीं देखना है, सिर्फ आपको ये याद रखना है, जहां से रेज निकले हैं, जिस भी मीडियम से रेज निकलेंगे उसको N1 मान लेना, और जिस भी मीडियम में रेज एंटर करेंगे वो N2 मान लेना। और इस तरह से अपन क्या करेंगे, एपरेंट डेप्थ के का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अभी मैं इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूं, तो आप ये स्क्रीन पॉज करके नोट डाउन कर लो। देखो, एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, ये सरफेस है, एयर वाटर का इंटरफेस है, पानी से 36 मीटर नीचे एक फिश है, मछली जल की रानी है जो तैर रही है, और सरफेस से 24 मीटर ऊपर एक चील है, एक ईगल है जो क्या कर रहा है, फ्लाइट ले रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। अब ये चील इस फिश को देखेगा, चील फिश को देखेगा और फिश इस चील को देखेगी। बात समझ में आ रहा है। अब अपने को कैलकुलेट करना है पोजीशन ऑफ इमेज फॉर ईगल एंड फिश। मतलब ये जो, अगर मैं बात करूं फॉर फिश, अगर मैं बात करूं फॉर फिश, तो ये जो फिश है, ये फिश किसको देखेगी, ये जो फिश है वो इस ईगल को देखेगी क्या। तो फिश के लिए ईगल का क्या पोजीशन है ये अपने को कैलकुलेट करना है। तो फॉर फिश अगर मैं बात करूं तो फिश के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, फिश के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो ईगल है क्या, ईगल ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आ रहा है। अब अगर ईगल ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ईगल है, ये ईगल जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो अगर इस ईगल के बारे में बात करें तो रेज कैसे निकलेंगे, रेज ऐसे जाएंगे ना, पैरेक्सियल रेज ही ले रहे हैं, रेज ऐसे जाएंगे। अब अगर रेज ऐसे जा रहे हैं, ये एयर है, ये वाटर है, तो जब भी अपन रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं, जब भी अपन क्या करते हैं, रेरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाते हैं, तो रे ऑफ लाइट की टेंडेंसी क्या होती है, ये नॉर्मल की तरफ, ये पहले मैंने नॉर्मल बना दिया, इसको डॉटेड से दिखा देते हैं। देखो ऐसा है। तो जब भी अगर रेज, अगर हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फिश के लिए, फिश के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट कौन है, ऑब्जेक्ट ईगल है, तो ऑब्जेक्ट से अपन ने क्या किया, ऐसे रेज निकाला। अब ये जो रे है वो रेरर से डेंसर जा रहा है, तो रेरर से जब ये डेंसर जाएगा तो इसकी टेंडेंसी क्या हो गई, इसकी टेंडेंसी नॉर्मल के तरफ बेंड करने की होगी। तो अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा तो कुछ ऐसा बेंड कर जाएगा ना। अच्छा, अब अगर ये नॉर्मल की तरफ ऐसा बेंड हो गया, अगर ये नॉर्मल की तरफ ऐसा बेंड हो गया, तो जब आप इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करोगे तो ऐसा कुछ इमेज बनेगा क्या। तो फिश को लगेगा कि जो ईगल है, इसको मैं ई डैश लिख दे रहा हूं, ईगल का इमेज यहाँ कहीं पे बना है। अब कितने हाइट पर फिश के रिस्पेक्ट में इमेज बना है वो अपने को कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये रियल डेप्थ हो गया फिश के लिए। अगर मैं बात करूं, ये जो डी अपन डेप्थ लिखते हैं वो हमेशा सरफेस से लिखते हैं, ये रियल डेप्थ हो गया, और ये ई डैश जो है, ये ई रियल डेप्थ हो जाएगा। मान लो ये हमारा इंटरफेस है, इंटरफेस को मान लो ओ, तो ओ से ई जो है वो रियल डेप्थ है, और ओ से ई डैश एपरेंट डेप्थ है। अगर अपन एपरेंट डेप्थ लिखे ओ ई डैश, अगर ओ ई डैश का वैल्यू लिखे, तो हमने अभी फॉर्मूला देखा था, डी डैश का वैल्यू आता था N2 अपॉन N1 टाइम्स ऑफ डी, यही आता ना। हाँ, अब N2 का मतलब है वो मीडियम जिसमें लाइट बाद में एंटर करेगा। तो पहले जो लाइट था, पहले जो लाइट था वो एयर मीडियम में था, बाद में वो वाटर में एंटर कर रहा है। तो यहाँ पर N2 का मतलब हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, ऐसा लिखेंगे ना, इनटू रियल डेप्थ। रियल डेप्थ कितना है, तो रियल डेप्थ 24 मीटर का था क्या। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करके ओ ई डैश का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आ रहा है, 4/3। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, लिखने की जरूरत नहीं है, 24 कर दो, ये 1 हो गया, ये हो गया 8। अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। अगर ओ ई डैश का वैल्यू, ओ ई डैश का वैल्यू 32 मीटर्स का आ गया, तो मछली को कितने ऊपर दिखेगी ईगल, 32, ये ओ ई डैश 32 आ गया, और मछली खुद 36 मीटर नीचे है। तो पोजीशन ऑफ ईगल, पोजीशन ऑफ ईगल विथ रिस्पेक्ट टू फिश, फिश के रिस्पेक्ट में अगर अपन उसका पोजीशन कैलकुलेट करें तो वो कितना आ जाएगा, 32 प्लस 36, 32 प्लस 36, मतलब ये आ जाएगा 68 मीटर का आंसर हमारे पास आ जाएगा। बात समझ में आया ना। तो फिश जो है, ये जो मछली की रानी जो फिश है, मछली की रानी नहीं, जल की रानी, मछली रानी जल की रानी, मछली रानी जल की रानी जो है
उसके लिए जो फिश है वो कितने ऊपर नीचे, जो ईगल है, ईगल जो वो कितना हाइट ऊपर दिख रहा है, इसको 68 मीटर हाइट ऊपर दिख रहा है। अच्छा, अब ये जो ईगल है, ईगल भी तो फिश को देखेगा ना, ईगल जो है वो भी तो फिश को देखेगा। तो हम बात करते हैं अब फॉर ईगल। अगर मैं अब बात करूं फॉर ईगल, मछली चली गई मेरी, मछली बेचारी आधी हो गई है, मछली पूरी जो मछली थी वो आधी हो गई है। मैं कुछ कुछ इरेज कर लेता हूँ, इसको हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, इसको हटा दिया, ये हट गया, ठीक है, ऐसा है। अभी अगर मैं बात करने वाला हूँ किसके लिए, अब मैं बात करूंगा फॉर ईगल। ईगल रेस्टोरेंट होता है, ईगल, ठीक है। अगर मैं ईगल रेस्टोरेंट नहीं, अगर मैं इस ईगल के लिए बात करूं तो ऑब्जेक्ट कौन है, फिश ऑब्जेक्ट है। अगर फिश ऑब्जेक्ट है तो फिश से रेज ऐसे निकलेंगी, अगर फिश ऑब्जेक्ट है तो फिश से रेज ऐसे निकलेंगी, ठीक है। अब रे निकली, बिल्कुल सही है सर, रे निकली। अब अगर डेंसर से रेरर की तरफ जाते हैं, डेंसर से रेरर की तरफ जाते हैं तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगा तो कुछ ऐसा डायग्राम बन जाएगा क्या। इसका मतलब क्या है, आप ये डॉटेड्स का ध्यान रखना कि कहां में मैं डॉटेड डॉटेड बनाता हूं। इसका मतलब रे ऐसा आया था, रिफ्रैक्ट होके ऐसा चला गया, मतलब यहां कहीं पर फिश का एक एपरेंट इमेज फॉर्म हुआ ना। फिर से अगर मैं डी डैश लिखूं, अभी मैं बात कर रहा हूं ईगल के लिए, डी डैश का वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो फिश इस बार N2 कौन है, तो N2 इस बार एयर हो गया क्या, जिस भी मीडियम में लाइट बाद में एंटर करता है वो N2 है, तो N2 के प्लेस में 1 लिख दो डिवाइडेड बाई N1। N1 का वैल्यू 4/3 इनटू सेपरेशन कितना था 36 का, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, तो डी डैश का वैल्यू 27 मीटर्स का आ गया क्या। अब अगर यहां से यहां ये जो डी डैश आया है ये 27 मीटर्स है, तो अपन लिखेंगे पोजीशन ऑफ फिश, पोजीशन ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू ईगल, ईगल के रिस्पेक्ट में, अगर सरफेस के रिस्पेक्ट में पूछते तो 27 मीटर आंसर होता। पोजीशन ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू ईगल, ईगल के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन आएगा वो हो जाएगा 24 + 27, तो वो 51 मीटर का हमारे पास आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया क्या, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने एपरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ में आपको कराया है, ठीक है। अब ये जो N1 N2 मैंने जो लेने बताया था, वो मैंने ऐसा क्यों बताया था कि हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज को मत देखो, क्यों बताया था, क्योंकि एपरेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चा है रो रहा है, देखो अभी एक ऐसा डायग्राम गिवन है, ठीक है। अपने को ये, अब ऑब्जेक्ट इस बार है ही नहीं, इस बार ऑब्जेक्ट है नहीं, कैसा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ये जो रेज थे अगर ये मीडियम में चेंज नहीं होता तो रेज यहाँ पर आके इंटरसेक्ट करते हैं क्या, मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो सकता था। लेकिन जैसे ही रेज यहाँ पर पहुंचेंगे, जैसे ही रेज यहाँ पर पहुंचेंगे, देखो ये N1 का वैल्यू 1 है, ये N का वैल्यू 1.5 है, इसका मतलब रेरर से एक डेंसर मीडियम में एंटर कर रहे हैं। जब रेरर से डेंसर मीडियम में एंटर करते हैं तो रे की टेंडेंसी क्या होती है, रे की टेंडेंसी होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, रेरर से अपन जा रहे हैं डेंसर में ना, हाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करने की टेंडेंसी होती है। तो जब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा तो कुछ ऐसा बेंड कर जाएगा क्या, टुवर्ड्स द नॉर्मल जब ये बेंड करेगा तो कुछ ऐसा बेंड कर जाएगा, मतलब ये जो एपरेंट ऑब्जेक्ट था यहाँ पर O, इसका इमेज यहाँ पर बन जाएगा I, तो ये अपने पास एक एपरेंट डेप्थ हो गया ना D डैश, ये अपने पास एपरेंट डेप्थ हो गया D डैश और इसका एक्चुअल डेप्थ हो गया 60। अब यहाँ पर वो N1 N2 की जो कहानी मैंने बताई थी ना वो काम में आएगा, क्योंकि सर ऑब्जेक्ट इमेज तो सर पता ही नहीं चल रहा है, ऑब्जेक्ट भी देखोगे तो इसी मीडियम पे है, इमेज भी देखोगे तो इसी मीडियम पर है। बहुत लोग कुछ और बता देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट का मीडियम N1 है और इमेज का मीडियम N2, ऐसा मत याद रखना। जिस मीडियम पर लाइट पहले चल रहा था वो N1 है, जिस पे बाद में जाएगा वो N2 है, सीधा सा बात यही याद रखना है। तो अगर अपन बात करें, अपने को कैलकुलेट करना है D डैश, D डैश का फॉर्मूला होता है N2/N1 इंटू D। अभी D डैश, रे ऑफ लाइट पहले n = 1 मीडियम में चल रहा था, बाद में वो n = 1.5 में एंटर करेगा, तो N2 के प्लेस में रख दिया 1.5, N1 के प्लेस में रख दिया 1, और इसका जो रियल डेप्थ था वो कितना था 60 का था। इसका मतलब D डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर का आ जाएगा। और साथ साथ समझ में भी आ रहा है कि अगर ये 60 पे है तो जो इसका इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज, वो क्या है, वो कहीं नीचे बन रहा है, तो अगर नीचे बन रहा है तो D डैश कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर का हो जाएगा। तो ये एपरेंट डेप्थ पे अपन ने क्या किया, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया। अब एपरेंट डेप्थ पे कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन होगा वो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आना, मतलब
अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो चाहे तो मेडिकल वाले बच्चे स्किप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जेई वाले बच्चों को देखना है। अच्छा ये सिर्फ एक क्वेश्चन की बात है, एक क्वेश्चन बीच में है, फिर तुरंत ये क्वेश्चन को स्किप करके मेडिकल वाले बच्चे वापस से देखना स्टार्ट कर देंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन, और ये बहुत सारे क्वेश्चन का कंसेप्ट भी है, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही सॉल्व करना है अपने को। यहाँ पर क्या है ना, एक कंटेनर है, इस तरह से एक कंटेनर है, और ये जो कंटेनर है 40 सेंटीमीटर का कंटेनर था, लेकिन जो कंटेनर का बेस है इस बार, वो कंटेनर का बेस क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर है। अगर आप कंटेनर का बेस देखोगे तो क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, जिसका फोकल लेंथ कितना है, 20 सेंटीमीटर का है, बिल्कुल सही। और इस कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर, मतलब कॉन्वेक्स मिरर से अगर देखोगे तो 20 सेंटीमीटर के ऊपर एक फिश है जो तैर रही है, बिल्कुल सही है। और फिश के ऊपर 20 सेंटीमीटर का वाटर का और लेयर है, ये क्या है, ये वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 का गिवन है, ठीक है, वाटर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 का गिवन है। अब क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस, कॉल आ रहा है, एक मिनट रुक जाओ यार, पता नहीं लोग कॉल क्यों करते हैं मेरे। हाँ, तो क्या बता रहा था, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस एज सीन बाय द ऑब्जर्वर। अब डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस अगर ऐसा बोला गया है, मतलब डेफिनेटली एक से ज्यादा इमेज बनेगा। और तुम अगर लॉजिकली सोचोगे ना, मान लो अगर मैं इसके नीचे का नहीं जानता, मान लो इसके नीचे का नहीं जानता, मैं मिरर वगैरह जानता ही नहीं, तो ये जो फिश है, फिश का डायरेक्टली एक इमेज आंखों में बनेगा क्या, ये जो फिश है, फिश का डायरेक्टली एक इमेज आंखों में बनेगा ना। तो अपन पहले बात कर लेते हैं, ये फिश है और ये ऑब्जर्वर है। जैसे अगर मैं रेज बताऊं तो रेज कैसे होंगे, ये रेज ऐसे जाएंगे, ये रेज ऐसे जाएंगे, और यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। रिफ्रैक्शन, अब देखो यहाँ पर क्या करे, डेंसर से अगर मैं रेयर की तरफ जा रहा हूं तो वो क्या करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। अब जैसे ही अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा तो ये इस तरह से कुछ हाइट रेज्ड अप होके अपने को दिखेगा क्या, बात समझ में आ रहा है। तो ये जो है, तो एक तो इमेज ऐसा डायरेक्टली बनने वाला है, तो ये मेरे पास मान लेते हैं इमेज I1। तो अपन अगर बात करें तो फॉर फर्स्ट इमेज, अगर मैं पहले इमेज के बारे में बात करूं, IMAGE, तो पहला इमेज कौन कैसे बन रहा है, पहला इमेज बन रहा है यहां पर जो रिफ्रैक्शन हुआ, इस वाले पॉइंट पर जो रिफ्रैक्शन हुआ उसके कारण पहला इमेज बन रहा है। अब ध्यान से देखना, तो अगर इसके लिए यहां से यहां अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये डी डैश होगा ना, एपरेंट डेप्थ। अगर मैं डी डैश कैलकुलेट करूं तो डी डैश का वैल्यू हो जाएगा μ2 अपॉन μ1 इनटू रियल डेप्थ d। तो डी डैश देखो क्या हो जाएगा, म्यू टू का वैल्यू क्या है, तो इस बार सेकंड मीडियम कौन सा है, सेकंड मीडियम एयर होगा ना, क्योंकि बाद में एयर में रे ऑफ लाइट एंटर करेगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, ये हो गया हमारे पास 4/3 इंटू डी का वैल्यू कितना था 20। तो जो डी डैश है, डी डैश का वैल्यू 15 सेंटीमीटर का आ रहा है क्या, इसका मतलब जो पहला इमेज बना I1 सरफेस से डी डैश डिस्टेंस नीचे बना क्या, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल सर बात समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर सेकंड इमेज ऑब्जर्वर को कैसे दिखेगा, फर्स्ट इमेज तो डायरेक्टली बन रहा था सर, अगर ये मिरर नहीं होता तो अपन खेल लेते, डी डैश फाइंड आउट कर लेते। अब सेकंड मिरर कैसे आएगा, वो सेकंड इमेज कैसे आएगा वो देखते हैं। देखो सेकंड इमेज, ये जो फिश है वो इस कॉन्वेक्स मिरर के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है क्या, बिल्कुल। तो अगर मैं बात करूं फॉर कॉन्वेक्स मिरर, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है, अगर मैं इसके लिए बात करूं कॉन्वेक्स मिरर, फॉर कॉन्वेक्स मिरर अगर बात किया जाए तो u का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब u का वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये कॉन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट इससे 20 सेंटीमीटर ऊपर रखा हुआ है, मतलब u का वैल्यू है -20 सेंटीमीटर। f का वैल्यू कितना है, कॉन्वेक्स है तो प्लस में 20 होगा। इस तरह के डेटाज मैंने पहले भी लिए थे, और अगर आपको नहीं याद है तो आप कैलकुलेट कर लेना, v का वैल्यू +10 का आएगा। इसका मतलब फॉर दिस फिश, ये जो फिश है उसके लिए क्या हो जाएगा, यहां कहीं पर एक ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, तो इस कॉन्वेक्स मिरर के कारण इस फिश का एक इमेज बनेगा, सपोज मैं बोल देता हूं इसको I डैश। बात समझ में आ रहा है। अब अगर आप रेस को ट्रेस करोगे ना थोड़ा बहुत, अगर मैं इसको हटा दूं, पहला रे तो आपको समझ में आ गया है, रेस को अगर आप ट्रेस करना स्टार्ट करोगे तो देखो ऐसा कुछ है डायग्राम, फिश के लिए बात कर रहे हैं, फिश से रेस निकल के ऐसे यहां पर आएगा, थोड़ा क्लोज बनाते हैं, फिश से रेज निकल के थोड़ा यहां पर आएगा ऐसा, यहां पर आएगा ऐसा। अच्छा, अब ये जो रेज है ना, ये जो रेज है वो क्या होंगे,
वो रिफ्लेक्ट होंगे और वापस से ऐसे जाएंगे। ये जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे और वापस से ऐसे जाएंगे। अब डॉटेड से किसको दिखा देंगे, देखो ये डॉटेड दिखा दिया मैंने, इसको डॉटेड दिखा दिया, इसको डॉटेड दिखा दिया। इसका क्या मतलब है कि ये फिश से रेज ऐसे आए थे, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चले गए, रेज ऐसे आए थे, रिफ्लेक्ट होके ऐसे चले गए। अब ये आई डैश जो है वो आंखों के लिए फिर से एक ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है क्या? मतलब फर्स्ट जो डायरेक्टली फिश था उसका इमेज अपन ने डी डैश बना लिया था। अब ये जो आई डैश है, आई डैश क्या है, तो ये जो मिरर था, मिरर के कारण क्या हुआ, जो इमेज बना मिरर के कारण, वो भी तो आंखों के लिए एक ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर सकता है। तो अगर मैं बात करूं फॉर सेकंड इमेज, अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो आपको इस तरह का ही कंसेप्ट यूज करना है। एक तो डायरेक्टली ये देख सकता है, और दूसरा इस मिरर का, अब यहाँ पे कॉन्वेक्स नहीं होके कॉन्केव होता, प्लेन मिरर होता, कुछ भी होता, आपको करना ऐसे ही, कुछ नया नहीं करना है। एक तो डायरेक्टली देख लिया और एक इस मिरर का जो इमेज बनेगा वो देख लेते हैं। तो फॉर सेकंड इमेज अगर मैं बात करूं, सेकंड इमेज में अगर मैं बात करूं तो अपन फिर से लिखते हैं, अभी लिख दे रहे हैं डी डबल डैश। ठीक है, डी डबल डैश क्या हो जाएगा, जो दूसरा जो इमेज बनेगा उसके लिए जो एपरेंट डेप्थ होगा डी डैश, वो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। फिर से फॉर्मूला है μ2 अपॉन μ1 इनटू रियल डेप्थ डी लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये डी का मतलब आपको समझना पड़ेगा, एकदम ध्यान से देखना है। μ2 इस बार रेज जो था पहले कौन से मीडियम में चल रहा था, रेज जो है, ये जो रेज है वो पहले ग्लास में चल रहे हैं, तो μ1 इस बार हो जाएगा ग्लास 4/3, और μ2 क्या हो गया, एयर हो गया हमारे पास, तो ये 1 हो जाएगा। क्या रिफ्लेक्ट होने के बाद वो एयर में एंटर करेंगे, तो अपन ने μ2 को 1 रख दिया इनटू, अब डेप्थ कितना हो जाएगा सर, तो यहां से यहां 20, यहां से यहां 20 40, और यहां से यहां 10, और तो टोटल 50 हो गया। क्या तो ये जो आई डैश है वो इस आंखों के लिए ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है, और वो कितना नीचे है, वो 50 नीचे है। अगर वो 50 नीचे है तो यहाँ पे 50 लिख देंगे, ये 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 12.5। तो डी डबल डैश का वैल्यू जो है वो 37.5 मीटर सेंटीमीटर, क्या चल रहा था, सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या तो इसका मतलब जो आई डैश बना था, पहला इमेज जो बना था वो यहाँ कहीं पे बना था, मैं अलग कलर यूज कर लूं, अगर पहला इमेज जो बना था आई डैश वो यहाँ कहीं पे बना था, ये कितना आया था 15 सेंटीमीटर नीचे आया था। और सेकंड जो इमेज बन रहा है, सेकंड इमेज क्या बन रहा होगा, यहाँ कहीं पे बन रहा होगा, और ये कितना नीचे आ रहा है 37.5। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही पूछा गया है। क्या तो 37.5 माइनस 15 करोगे तो रिक्वायर्ड आंसर जो होगा 37.5 माइनस 15 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 22.5 सेंटीमीटर का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। अब देखो क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, तुमने मिरर अलग से पढ़ लिया है, तुमने एपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ भी अलग से पढ़ लिया है, दोनों को मिला के मैंने क्वेश्चन बना दिया, तो ये क्या हो गया मेंस के लेवल का अच्छा क्वेश्चन हो गया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम बात करेंगे ग्लास लैब। ठीक है, ग्लास लैब ही रिफ्रैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो ग्लास लैब में कुछ नया नहीं है। ग्लास लैब में क्या होगा, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक इंटरफेस एयर ग्लास का यहाँ पर है और एक इंटरफेस एयर ग्लास का यहाँ पर है। तो इस तरह से मैंने ग्लास लैब लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने मान लिया म्यू का, और इसका थिकनेस है स्मॉल टी का, मैंने ऐसा मान लिया है। और ये आंखें हैं, ऑब्जर्वर की आंखें, लाल आंखें, गुस्से वाली आंखें। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रखा हुआ है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस में, तो ग्लास लैब से कुछ एक्स डिस्टेंस पे इसको रख देते हैं। यहां से यहाँ की दूरी कितनी है, एक्स की दूरी है, एक्स दूरी पर हमने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से प्लेस कर दिया है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हम क्या करते हैं, इमेज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 2 बार रिफ्रैक्शन होगा, मतलब 2 इमेज बनेगा, लेकिन अपने को सिर्फ एक ही दिखा कि एक कैसे दिखेगा वो समझेंगे। मान लो पहला रिफ्रैक्शन के बारे में अगर बात करें, तो ये जो रेज है, रेज यहां से निकलेगी ऐसे। ठीक है, इस साइड भी निकलेगी रेज, दोनों साइड निकलेगी। अब ये जो रेज निकलेगी इसको अपन अगर चाहे तो नॉर्मल बना के आपको रिफ्रैक्शन सिखा सकते हैं थोड़ा बहुत। ये मान लो नॉर्मल, कुछ ऐसा नॉर्मल होगा। ठीक है, डॉटेड से दिखा दो नॉर्मल को। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट से रेज ऐसे निकल रहे थे। अब ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रहे ये रेरर में चल रहे थे, और रेरर के बाद ये डेंसर में जाते क्या।
अगर डेंसर में जाएंगे तो जो रे ऑफ लाइट है उसकी टेंडेंसी क्या है, उसकी टेंडेंसी होगी नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाने की। तो जो रे ऑफ लाइट पहले ऐसा भाग रहा था वो बेंड करके कुछ ऐसा हो जाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है? अब अगर ये रे ऑफ लाइट बेंड किया है, अगर ये रे ऑफ लाइट बेंड किया है, तो आप इसको अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करोगे ना, ये जो रे है इसको अगर आप बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करोगे तो आपको एक इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बनता हुआ दिखेगा। ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का आपको एक इमेज बनता हुआ दिखेगा। अभी डायग्राम मत बनाना, डायग्राम मेरे को कंप्लीट करने दो, उसके बाद बनाना। इसको डॉटेड से दिखा देते हैं क्योंकि ये तो एक इमेजिनरी लाइन मैंने बनाया है। अच्छा, ये भी मैंने बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस किया है, इसलिए मैंने इसको भी क्या कर दिया, डॉटेड से दिखा दिया। एक्चुअल रे ऑफ लाइट ऐसे गया था, रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा कुछ चला गया है। तो अगर इस वाले पॉइंट पर अगर एक रिफ्रैक्शन हुआ तो ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज यहाँ पर बन गया क्या, मान लो बन गया आई डैश। अब अगर ऑब्जेक्ट का इमेज आई डैश बन गया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एपरेंट डेप्थ अपन कैलकुलेट करते हैं या एपरेंट पोजीशन अपन कैलकुलेट कर सकते हैं ना। अच्छा, अब फिर से अगर फॉर्मूला यूज करें फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, अगर हम पहले रिफ्रैक्शन के बारे में बात करें फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो पहले रिफ्रैक्शन में अपन क्या लिखेंगे, अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं डी डैश, डी डैश क्या है भाई साहब, तो यहां से यहां की जो दूरी है वो डी डैश है, एपरेंट पोजीशन जो भी है। तो डी डैश का वैल्यू हो जाएगा म्यू टू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम, सेकंड मीडियम कौन है इस बार, सेकंड मीडियम ये ग्लास वाला मीडियम है, तो यहां पर लिख दो म्यू। अच्छा, एयर फर्स्ट मीडियम था, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, इनटू रियल डेप्थ, रियल डेप्थ कितना है तो x है। इसका मतलब जो आई डैश, अब ये आई डैश अपने को दिखेगा क्या, नहीं आई डैश नहीं दिखेगा भाई साहब। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि ये तो एक रिफ्रैक्शन के कारण बना, ये एक रिफ्रैक्शन के कारण बना है, ये अपने को नहीं दिख रहा है। अब ये क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो आई डैश है ना, ये जो आई डैश है वो सेकंड वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगा क्या, देखो रेज यहां से जाके यहां चले गए थे, तो ये जो आई डैश है, आई डैश क्या कर रहा है, सेकंड वाले रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करेगा। हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट तभी वो ट्रीट कर पाएगा जब रिफ्रैक्ट, ये जो लाइट है, जैसे ये जो लाइट है, अगर मैं लाइट को यहां से, अगर ये ऑब्जेक्ट आई डैश अगर ऑब्जेक्ट होता तो रे ऑफ लाइट ऐसे जाके ऐसे ही तो बेंड करता ना। तो ये जो आई डैश है वो एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करने वाले हैं फॉर सेकंड सरफेस, ये फर्स्ट सरफेस था और ये सेकंड सरफेस है। तो अब मैं अगर बात करूं फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन, अच्छा अगर मैं सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए बात करूं तो देखो रे ऑफ लाइट जो है अभी वो क्या कर रहा है, रे ऑफ लाइट अब रेरर से, सॉरी ये डेंसर मीडियम था, डेंसर मीडियम से रेरर की तरफ भागेगा क्या, अगर वो डेंसर से रेरर की तरफ भागेगा, डेंसर से रेरर की तरफ भागेगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा इसका मतलब कुछ ऐसा चला जाएगा क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा इसका मतलब कुछ ऐसा चला जाएगा। तो फिर से इसको अपन डॉटेड दिखा देते हैं क्योंकि ये तो एक्चुअल में था नहीं, इसको तो हमने बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस किया है। तो एक्चुअल में अगर ये देखोगे ना, जो सॉलिड लाइन से मैंने बनाया है, रेज ऐसा आया, रिफ्रैक्ट हुआ, फिर यहाँ पर आया, फिर रिफ्रैक्ट हुआ, बैकवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस करे, तो ये फाइनल इमेज है जो अपने को दिखेगा आई, ये जो फाइनल इमेज है दो रिफ्रैक्शन के बाद जो बन के आएगा वो अपने को दिखेगा आई। अब अगर मैं सेकेंड वाले रिफ्रैक्शन के लिए बात करूं तो जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आई डैश है वो सेकेंड वाले रिफ्रैक्शन के एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट कर इसको बिहेव कर रहे हैं। तो अगर मैं लिखना चाहता हूं डी डबल डैश, या इसको क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं अपन, ये डी डैश था ना, यही तो अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो इसको लिख देते हैं डी, या डी डबल डैश लिख लो कोई दिक्कत नहीं, डी डबल डैश लिख देते हैं। डी डबल डैश मतलब दूसरे रिफ्रैक्शन के बाद जो शिफ्ट हुआ, ये जो लेंथ है ना, इसको हम बोल रहे हैं डी डबल डैश। बात समझ में आ रहा है, ये आई डैश से लेके आई तक का जो शिफ्ट होगा वो डी डबल डैश है। अब ध्यान से देखना, लाइट पहले कौन से मीडियम में चल रहा था, तो लाइट पहले म्यू वाले मीडियम पे चल रहा था, बाद में किस मीडियम पर चला गया, एयर में चला गया। तो एयर पे अगर बाद में चला गया तो म्यू टू के प्लेस में 1 रख दिया और यहाँ पे रख दिया म्यू, क्लियर है। अच्छा, अब ये जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उससे अगर आप सेपरेशन देखोगे तो यहां से यहां टी, फिर यहां से यहां ये डी डैश हो गया क्या, तो डी डबल डैश में अगर मैं डी लिखूं तो वो हो जाएगा टी प्लस डी डैश, लिख सकते हैं ऐसा, बिल्कुल से लिखा जा सकता है। तो अगर अब इसको अपन सॉल्व करें, ऊपर से थोड़ा स्पेस खाली करते हैं, अगर अपन अब इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, डी डबल डैश जो है वो 1 अपॉन म्यू टी प्लस डी डैश का वैल्यू कितना आया था, डी डैश का वैल्यू म्यू इंटू एक्स आया था क्या, हाँ सर। अच्छा,
अब अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अपने को तो ये जानना है कि कितना शिफ्ट हुआ, इतना शिफ्ट हो गया ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है और फाइनल इमेज मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, तो ये जो डिस्टेंस होगा यही तो शिफ्ट है ना, तो यही शिफ्ट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। और याद रखना कि जब भी ग्लास स्लैब हम प्लेस करेंगे ना तो शिफ्ट होता है, ठीक है। अब शिफ्ट किस डायरेक्शन में होगा, कैसा होगा, ये अभी आपको याद दिला दूं, एक फॉर्मूला बता दूंगा या कंसेप्ट बता दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। जिससे इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। अब अगर आप यहाँ पर शिफ्ट का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो शिफ्ट को देखो हम क्या लिख सकते हैं, मेरे को शिफ्ट कैलकुलेट करना है। अगर आई डैश से आई के डिस्टेंस को, आई डैश से आई के डिस्टेंस को अगर मैं क्या करूं, मेरे को यहां से यहां का डिस्टेंस चाहिए ना, मेरे को यहां से यहां का डिस्टेंस पता है और मेरे को क्या पता है, ये आई डैश और ये ऑब्जेक्ट था ना, हाँ बिल्कुल, डी डैश, अरे हाँ हो जाएगा ना, देखो यहां से, एक मिनट, अच्छा ये शिफ्ट कैलकुलेट करने के लिए ना अपन क्या करते हैं, पहले रे डायग्राम थोड़ा हल्का करते हैं, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है रे डायग्राम यहाँ पे, ये जो जो रेस का काम हो गया है उसको हटा देते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप क्या करना, एक अलग से डायग्राम बना लेना, क्योंकि ये सब हटेगा तभी अपने को कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। इसको हटा देते हैं। अपने को निकालना है शिफ्ट, यहाँ से यहाँ का लेंथ निकालना है, बात समझ में आ रहा है, अभी देखो कैसे निकालते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मेरा ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट है और ये फाइनल इमेज है, ये ऑब्जेक्ट और ये फाइनल इमेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट से आंखों तक की दूरी अगर अपन देखेंगे तो ऑब्जेक्ट से आंखों तक की दूरी कितनी आई थी, ऑब्जेक्ट से आंखों तक की दूरी आई है हमारे पास x प्लस टी, ये यहां से आया t और ये x, ये x डिस्टेंस पे था ना, मतलब ये सेकंड वाला जो स्लैब है उसमें से ये x प्लस टी है। अच्छा, फिर यहां से यहां का जो डिस्टेंस है वो d डबल डैश आया क्या, अभी हमने देखा था ना, ये जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया था वो d डबल डैश आया था। तो अगर x प्लस टी में, अगर x प्लस टी में d डबल डैश को माइनस कर दिया जाए तो शिफ्ट का वैल्यू मिल जाएगा क्या, यही शिफ्ट अपन कैलकुलेट करें, एकदम ध्यान से देखना। ये पहला रिफ्रैक्टिंग सरफेस था, ये ऑब्जेक्ट का एक इमेज आई डैश यहां पर बना, इसके कारण जो शिफ्ट हुआ डी डैश, डी डैश का वैल्यू कितना आ गया, म्यू टाइम्स ऑफ एक्स आ गया, मतलब यहां से यहां की दूरी आ गई हमारे पास म्यू टाइम्स ऑफ एक्स, ये डी डैश मैंने देखो मेंशन भी किया यहाँ पे। फिर अपन ने क्या किया, इस आई डैश को एज एन ऑब्जेक्ट ट्रीट करके यहां से रिफ्रैक्शन कराया है। जब यहां पर रिफ्रैक्शन कराएंगे तो अब इस आई डैश का इमेज, ये आई डैश एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है तो ये आई इसका इमेज बन गया यहाँ पर। अब यहां पर अगर मैंने डी डबल डैश कैलकुलेट कराया, मतलब यहां से यहां का लेंथ जब मैंने कैलकुलेट किया डी डबल डैश, तो डी डबल डैश का वैल्यू आ गया 1/म्यू टी प्लस म्यू एक्स। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे अपने को तो शिफ्ट कैलकुलेट करना था, ये ऑब्जेक्ट है ये इमेज है, तो कितने से ऑब्जेक्ट जो है वो शिफ्ट कर जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ग्लास स्लैब, अगर वो कैलकुलेट करना है तो ये डिस्टेंस को हम क्या कर देंगे, इस डिस्टेंस से माइनस कर देंगे। इसका मतलब x प्लस टी को अगर मैं माइनस डी डैश से, डी डबल डैश से माइनस कर दूं तो शिफ्ट आ जाएगा। तो शिफ्ट का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर शिफ्ट का वैल्यू आ जाएगा x प्लस टी माइनस डी डबल डैश, डी डबल डैश का वैल्यू कितना आया था t डिवाइडेड बाई म्यू और माइनस ऑफ x, x से x गायब कर दे जाए, गायब कर दे अगर, तो शिफ्ट का वैल्यू ऐसा आ जाएगा t कॉमन 1/म्यू। ये हमारे पास शिफ्ट का फॉर्मूला है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। हाँ या ना, डेरिवेशन फिर से बोल रहा हूँ, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेडिकल वाले बच्चे हो, देखो एडवांस में कभी कभी ये डेरिवेशन को मिला के भी कुछ कुछ पूछ सकते हैं, लेकिन जो मेडिकल वाले बच्चे हैं और जो मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, वो तो सीधा सीधा ये शिफ्ट का फॉर्मूला यूज रखेंगे। अभी ये फॉर्मूला अधूरा है, ये फॉर्मूला तब पूरा हो पाएगा जब इसमें कुछ कंडीशंस होंगे, वो आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। इतना स्क्रीन पॉज करके क्या करेंगे, नोट करेंगे, शिफ्ट का वैल्यू हमने फाइंड किया, वो कितना आ रहा है t1 माइनस 1/म्यू का वैल्यू हमारे पास शिफ्ट आ चुका है। अब क्या है ना, इसको ये जो फॉर्मूला मैंने फाइंड किया ना शिफ्ट का, इसको थोड़ा जनरलाइज करते हैं। जनरलाइज मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर में ही रखा रहे, कभी कुछ भी मीडियम में रख सकते हैं, जैसे ये ग्लास का रख देते हैं और आसपास पानी रख देते हैं अगर, तो यहाँ पे फॉर्मूला चेंज हो जाता, क्या फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, तो बस ये मान लेना, ये लिख दो आप म्यू ग्लास, ठीक है, या ये यहाँ पे लिख दो म्यू स्लैब, ऐसा लिख देते हैं, म्यू ग्लास लिखने से अच्छा है म्यू स्लैब लिख देते हैं यहाँ पर। ये मान लो ये म्यू स्लैब है और यहाँ पर ये क्या है, एयर नहीं रख के हम रख देते हैं म्यू सराउंडिंग।
तो ये जो फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया ना उसमें बस थोड़ा सा चेंज कर देना। क्या चेंज कर देना? शिफ्ट जो हमारे पास आया था, शिफ्ट जो हमारे पास आया है वो हो जाएगा टी। टी क्या है यहाँ पर? टी ग्लास जो भी स्लैब है उसका थिकनेस है टी। वन माइनस यहाँ पे क्या कर देना, म्यू सराउंडिंग, जो भी सराउंडिंग मीडियम है जहां पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर है, डिवाइडेड बाय म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब कर देना। म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब, इसको यूज कर लेना। ये आपका क्या होगा? शिफ्ट का जनरल फॉर्मूला है। शिफ्ट का जनरल फॉर्मूला इसका मतलब क्या है? हमेशा अगर एयर में नहीं भी रखा रहे तो हम क्या कर लेंगे, म्यू सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब क्या है? जहां पर ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रखे हैं वो सराउंडिंग है, और म्यू स्लैब मतलब जो स्लैब हमने यूज किया उसका क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अच्छा, इस फॉर्मूले में टी क्या है? तो थिकनेस है। म्यू सराउंडिंग म्यू स्लैब मैंने ये सब बता दिया आपको। अच्छा, अब इसमें ना कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे तब और भी कुछ बातें यहाँ पर क्लियर होंगी। देखो, दो क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन को साथ में लिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? एक इस तरह का ग्लास स्लैब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5 का और ग्लास स्लैब का थिकनेस है 15 सेंटीमीटर का, और इसको एयर सराउंडिंग मीडियम में रखा गया है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में जो ग्लास स्लैब है वो 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है, थिकनेस फिर से 15 सेंटीमीटर का है, लेकिन इसको एक ऐसे मीडियम में रखा गया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? 2 है, और अपने को बोला गया है कि कैलकुलेट द शिफ्ट इन बोथ द केसेस। अब ये ऑब्जेक्ट से जो ग्लास स्लैब की दूरी, उसकी कोई जरूरत थी क्या? नहीं सर, उसकी तो कोई जरूरत नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला आया था शिफ्ट का, अगर आप ध्यान से देखोगे तो शिफ्ट का फॉर्मूला ऐसा था, टी 1 माइनस 1 अपॉन म्यू अगर एयर में था, या टी 1 माइनस म्यू सराउंडिंग अपॉन म्यू स्लैब। इसका मतलब इररेस्पेक्टिव ये जो ऑब्जेक्ट है वो ग्लास स्लैब से 10 सेंटीमीटर दूर रहे, 20 सेंटीमीटर दूर रहे, इन्फिनाइट दूर रहे, जो भी शिफ्ट आना है वो इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन फ्रॉम द स्लैब है क्या? तो ये बात याद रखना है। वैसे भी मैं कुछ को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आपको नोट करके बता दूंगा, वो सब सारी बातें आपको नोट करनी है, ठीक है। जैसे मान लो क्वेश्चन 1 में अगर मेरे को शिफ्ट फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन 1 में अगर मेरे को शिफ्ट फाइंड आउट करना है तो क्वेश्चन 1 में अपन क्या लिखेंगे? टी फॉर्मूला के हिसाब से टी का वैल्यू कितना है? 15 है। 1 माइनस म्यू सराउंडिंग, इस बार सराउंडिंग एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, डिवाइडेड बाय ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। 1.5 मतलब ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा? ये 1/3 आ जाएगा। 1 माइनस 2/3 इज 1/3। तो इस केस में जब आप शिफ्ट कैलकुलेट करोगे ना तो वो +5 सेंटीमीटर का आने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो शिफ्ट आया वो कितना आ रहा है? 5 सेंटीमीटर का आ रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इस बार हमने सराउंडिंग मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2 है, मतलब एयर नहीं है इस बार सराउंडिंग में। तो अगर मैं शिफ्ट कैलकुलेट करूं सेकंड वाले केस पे, शिफ्ट फॉर सेकंड वाला केस, तो ग्लास स्लैब अभी भी 15 का है। 1 माइनस म्यू सराउंडिंग इस बार यूज करेंगे 2, और ये जो ग्लास स्लैब है वो अभी भी 1.5 का है, तो 3 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 तो इंटू 2 यहाँ पे चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो अगर सेकेंड वाला केस में अपन शिफ्ट कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 15, और 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 3 सॉल्व करने पर ये देखोगे ना तो ये -5 आ रहा है, -5 सेंटीमीटर। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? +5 आ रहा है और -5 आ रहा है। +5 का क्या मतलब है, -5 का क्या मतलब है? तो +5 का मतलब क्या है? अगर कभी भी आपने शिफ्ट कैलकुलेट किया और आपको शिफ्ट पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब आप समझ जाना, कभी भी आपने शिफ्ट कैलकुलेट किया और शिफ्ट पॉजिटिव है तो समझ जाना कि द शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। द शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। इसका मतलब जब नेगेटिव शिफ्ट होगा इसका मतलब क्या होगा? वो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होगा। अब इस पूरा ये जो ग्लास स्लैब का मैंने जो आपको शिफ्ट का कहानी बताया है ना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं अभी स्क्रीन पॉज करके लिख रहा हूँ। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको नोट करनी है और ये याद रखना है। ऐसा नहीं कि सर ग्लास स्लैब में शिफ्ट का आपने फॉर्मूला बता दिया है, अब कुछ भी करके अपन सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा, नहीं। जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ग्लास स्लैब में आपको याद रखना है थ्रू आउट, वो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, वो सब आपको नोट कर लेना और ये याद रखना है। तो ग्लास स्लैब का फॉर्मूला कुछ इंपॉर्टेंट बातों के साथ आता है। इंपॉर्टेंट बातें अगर याद है तब ग्लास स्लैब फॉर्मूला जानना सही है, नहीं तो बेकार है। देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो शिफ्ट वाले फॉर्मूला के साथ आते हैं।
अब ये जो पॉइंट्स है ना इतना मैटर नहीं करेगा अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हो, लेकिन ये जो शिफ्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा जब आप क्या है जेई मेंस या एडवांस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहला बात तो याद क्या रखेंगे, रेज शुड बी पैरेक्सियल। ये जो रेज हमने यहाँ पर यूज किया है वो कैसे रेज है, पैरेक्सियल रेज है। अगर नॉन पैरेक्सियल रेज होंगे तो वहां पे लैटरल शिफ्ट होता है, तो वो भी हम थोड़ी देर में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी जो ये जो शिफ्ट हम बात करें इसको नॉर्मल शिफ्ट भी बोलते हैं। नॉर्मल शिफ्ट जो है वो पैरेक्सियल, नॉर्मल मतलब मिरर के परपेंडिकुलर के अलॉन्ग शिफ्ट हो रहा है। तो रेज जो होने चाहिए वो पैरेक्सियल होने चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होना चाहिए। मीडियम ऑन बोथ साइड ऑफ द स्लैब शुड बी सेम, ये इंपॉर्टेंट है। दोनों साइड, स्लैब के दोनों साइड का मीडियम, मतलब जिस मीडियम पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जिस मीडियम पर ऑब्जर्वर है, ये दोनों सेम होना चाहिए। अगर दोनों अलग अलग होंगे तो मेडिकल वाले बच्चे नहीं परेशान होंगे उसके लिए। दोनों अगर अलग अलग है तो आपके सिलेबस में नहीं आने वाला। लेकिन अगर दोनों अलग अलग होंगे तो अलग फॉर्मूला कुछ होगा जो आगे जाके देखेंगे, जो सिर्फ जेई और जेई वाले बच्चों के लिए होगा। मेडिकल वाले बच्चों में दोनों जो मीडियम होने वाले हैं वो सेम होने वाले हैं, ठीक है, तभी ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे। फिर शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द स्लैब, ये तो हमने देखा भी ना कि एक्स के रिस्पेक्टिव आया था हमारा आंसर। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर शिफ्ट का वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव, अगर शिफ्ट का वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब समझ जाएंगे कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अपने को शिफ्ट करना है। और अगर शिफ्ट का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा तो इंसिडेंट रे जिस डायरेक्शन में होगा उसके जस्ट ऑपोजिट सेंस में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। बात समझ में आ रहा है? तो वो जो स्लैब वाला फॉर्मूला है शिफ्ट वाला, वो फॉर्मूला तो याद रखना ही है, साथ ही साथ ये 4-5 पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं याद है तो आप एग्जाम में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आओगे। नेक्स्ट में हम बात करते हैं कॉम्पोजिट स्लैब सिस्टम पर। देखो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं मल्टीपल स्लैब या कॉम्पोजिट स्लैब सिस्टम, ठीक है। अभी मेरे पास ना ऐसा एक डायग्राम है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, 50 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट से 50 सेंटीमीटर पे हमने एक स्लैब रख दिया जिसका एन का वैल्यू 1.5 है, थिकनेस है 15 सेंटीमीटर। फिर 20 सेंटीमीटर के गैप पे हमने क्या कर दिया, एक और स्लैब रख दिया जिसका एन का वैल्यू 2 है, 20 सेंटीमीटर उसका थिकनेस है। फिर 10 सेंटीमीटर के गैप पे एक और स्लैब रख दिया जिसका एन का वैल्यू ये 2 रखने से एन इक्वल्स टू 2 है इसका भी। और यहाँ पर ये जो गैप है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर का है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द टोटल शिफ्ट, फाइंड द टोटल शिफ्ट। टोटल शिफ्ट जो यहां पर होगा उसका वैल्यू अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब शिफ्ट यहां से भी आएगा, मान लो S1, यहां से भी आएगा S2, यहां से भी आएगा S3। अब अगर मेरे को टोटल शिफ्ट फाइंड करना है, टोटल शिफ्ट, तो अपन टोटल शिफ्ट में क्या करेंगे, टोटल शिफ्ट में S1 प्लस S2 प्लस S3 तीनों को फाइंड करके अगर मैं ऐड कर दूं तो मेरे को टोटल शिफ्ट मिल जाएगा क्या। मान लो मेरे को S1 कैलकुलेट करना है, तो S1 का फॉर्मूला है T1 माइनस 1 अपॉन म्यू, ऐसा ही कुछ है ना। तो T कितना है, T है 15, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, तो 1 अपॉन म्यू मतलब ये हो जाएगा 1 अपॉन और ये 3 अपॉन ये 2, मतलब ये सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो S1 का वैल्यू आ गया 5 का। फिर जब आप S2 देखोगे तो S2 कितना आ जाएगा, 21 माइनस ये क्या हो जाएगा 1/2 होने वाला है ना, 1 माइनस 1/2, क्योंकि एयर में रखा हुआ है सब, सराउंडिंग मीडियम एयर है, तो 1 माइनस 1/2, तो 1/2 ये कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। और लास्ट वाला S3 जब देखोगे तो ये 15 आ जाएगा। तो जो टोटल शिफ्ट जनरेट हो रहा है 5, 10, 15, 25, 30 सेंटीमीटर का टोटल शिफ्ट जनरेट हुआ क्या। बोलोगे सर हाँ सर ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था, क्या सेंस हुआ इस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कराने का सेंस ये है कि आप अगर आप नोटिस करोगे तो ये जो आंसर आ रहा है वो इंडिपेंडेंट ऑफ दिस 50 है, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस 20 है, इंडिपेंडेंट ऑफ दिस 10 है। इसका क्या मतलब है सर कि अगर इन दोनों के बीच में जो 20 सेंटीमीटर का गैप मैंने रखा था, अगर 20 नहीं रख के 10 रखता तभी आंसर यही होता क्या, 10 नहीं रख के 5 रखता तभी आंसर ये होता क्या, 5 नहीं रख के कुछ नहीं रखता तभी आंसर ये होता क्या। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो ग्लास स्लैब्स थे, ये जो ग्लास स्लैब्स है, अगर वो साथ में ऐसे रख दिए जाए, जो ग्लास स्लैब अभी हमने देखे ना, अगर ये ग्लास स्लैब साथ में ऐसे रखे होते एक के बाद एक, जस्ट पहला स्लैब दूसरा स्लैब, बाकी सब डेटा वही सेम है, ठीक है। ये क्या लिया था, ये 15 का लिया था, ये 20 का लिया था और ये 30 का लिया था, ऐसे लिया था ना। ये भी, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 और इसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5।
इस केस में भी अगर आप शिफ्ट कैलकुलेट करते हैं तो 30 सेंटीमीटर का था। इस तरह के अरेंजमेंट ऑफ स्लैब्स को ही हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजाइट स्लैब सिस्टम। अब कंफ्यूजन क्या होता है ना बच्चों को, कंफ्यूजन क्या होता है कि सर अगर आपने तो बोला कि सराउंडिंग मीडियम होना चाहिए, ये जो फॉर्मूला है, जैसे सेकंड वाले में अगर मैं शिफ्ट कैलकुलेट करता, सेकंड वाले में जब मैं शिफ्ट कैलकुलेट करूंगा तो फॉर्मूला क्या होता है शिफ्ट का, S2 लिखते थे T 1 माइनस म्यू सराउंडिंग डिवाइडेड बाय म्यू स्लैब, यही तो फॉर्मूला आपने बताया था ना सर। अब बोलोगे सर ये जो सेकंड वाला स्लैब है उसके सराउंडिंग में तो यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे 2 है, तो आपने तो फिर यहाँ पे म्यू एस का वैल्यू 1 रख दिया है। म्यू एस का वैल्यू 1 रखेंगे क्यों, क्योंकि ये जो सराउंडिंग के बारे में जिसके बारे में हम बात करते हैं वो एक्चुअल में होता है वो मीडियम जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर रखा हुआ है। तो ये जो म्यू सराउंडिंग है ना वो आसपास का स्लैब नहीं है, वो म्यू सराउंडिंग क्या है, म्यू सराउंडिंग वो मीडियम है जिसमें ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जो है वो रखा हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन मेडिकल के एग्जाम में भी बहुत आते हैं, मेडिकल के एग्जाम में, जेई के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इस तरह के कॉम्पोजाइट स्लैब सिस्टम वाले, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, लास्ट क्वेश्चन होगा प्रोबेबली। देखो एक अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। मेडिकल के एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आ सकते हैं क्योंकि कोई बहुत भारी कंसेप्ट नहीं है, आ सकते हैं। स्लैब और मिरर के क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन है ये। अच्छा ये ऑब्जेक्ट है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से जब रेज निकलेगा, अगर मैं थोड़ा एनालाइज करूं इसको, ऑब्जेक्ट से ऐसे रे निकला, अब अगर ऑब्जेक्ट से जब रे निकलता है तो ये स्लैब क्या कराता है, स्लैब शिफ्ट कराता है क्या। अच्छा अब सिंस ये 1.5 है और ये एयर है तो जो शिफ्ट होगा वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में होगा, मतलब बिकॉज ऑफ दिस स्लैब, इस स्लैब के कारण क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का एक इमेज आई डैश फॉर्म होगा क्या, ऐसा हाँ या ना। अब ये जो आई डैश फॉर्म होगा अगर हम चाहे तो ये शिफ्ट कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से यहां तक। अब यहां से यहां का जो शिफ्ट होगा, अगर मैं शिफ्ट कैलकुलेट करूं, ग्लास स्लैब ने जो शिफ्ट क्रिएट कराया है उसका वैल्यू हो जाएगा थिकनेस 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब 1 माइनस 1.5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो शिफ्ट आने वाला है ये शिफ्ट क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर का आ जाएगा क्या, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका एक इमेज आई डैश यहाँ पर बन जाएगा। आप रे डायग्राम चाहो तो बना सकते हो, आई डैश का ये बन गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो आई डैश जो ऑब्जेक्ट है यहां से यहां, देखो ये टोटल अगर 10 सेंटीमीटर था तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ये जो गैप है वो 5 सेंटीमीटर का है क्या, ये जो मैंने रेड से बनाया है। अब ये आई डैश जो है, मैं ना थोड़ा रे को ट्रेस कर देता हूं क्योंकि मेरे को समझाना भी है इसमें कुछ। ये यहां से क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, तो पहले तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जब ये बेंड करेगा तो कुछ तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ऐसा है ना रे, ठीक है। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल अगर इसको बेंड कराए तो कुछ ऐसा बेंड करेगा, फिर क्या हो जाएगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा ऐसा। क्या बन रहा है ये, हाँ ऐसा अपने पास कुछ रे डायग्राम देखेगा, तो इसके कारण ये बन गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो आई डैश है, इस आई डैश में से जो रेज निकले, ये जो आई डैश में से जो रे निकलेंगे वो मिरर को जाके हिट करेंगे क्या। अब अगर आई डैश में से रे जाके मिरर को हिट कर रहे हैं तो ये जो आई डैश है, ये आई डैश विल एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर, इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है। तो अगर मैं बात करूं फॉर मिरर, अगर मैं बात करूं फॉर मिरर, तो मिरर के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो आई डैश जो है वो एक ऑब्जेक्ट के जैसा बिहेव कर रहा है। अगर u का वैल्यू देखोगे तो यहां से यहाँ ये 10, यहां से ये 15, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 5 30 हो जाएगा, माइनस 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अगर कॉनकेव मिरर है तो माइनस 20 हो जाएगा। इसका मतलब इमेज जो है वो माइनस 60 पे बनेगा क्या, मतलब इसके कारण ये जो मिरर है इसके कारण जो फाइनल इमेज बनता है वो 60 पे बनेगा। अब ध्यान से देखना, जो मैं बोलूंगा एकदम ध्यान से देखना है। ये रे यहां पर आया, ये रे जब यहां पर आया उसके बाद ये क्या करेगा, ये टकरा के वापस जाने लगेगा। जब ये टकरा के वापस जाएगा ऐसा, जब ये रे टकरा के ऐसे वापस जाता रहेगा तो फिर से इसको ग्लास स्लैब मिलने वाला है क्या। अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो इस मिरर के कारण 60 सेंटीमीटर पर इमेज बन चुका होता। नोटिस ध्यान से देखना, ये ग्लास स्लैब ने जब ये रे यहां से यहां जा रहा था, जब ये रे यहां से यहां जा रहा था तब इस ग्लास स्लैब ने क्या कराया था, 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट कराया था। अब ये जो रे है जब ये आई डैश से रे जाके वापस से टकरा के ग्लास स्लैब के पास आएगा
तो ये जो ग्लास स्लैब है वो वापस से क्या करने वाला है, फिर से एक शिफ्ट क्रिएट करेगा क्या? अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो -60 सेंटीमीटर पर फाइनल इमेज बन जाता, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब के कारण ये जो फाइनल इमेज है वो और शिफ्ट करेगा क्या? तो ये जो फाइनल इमेज है ना वो एक्चुअल में क्या हो जाएगा, 60 पे तो बन रहा था ना, 5 सेंटीमीटर का शिफ्ट इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में और हो जाएगा क्या? तो ये 10, ये 15, ये 10, मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना वो यहाँ, ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ कहीं पे बनेगा, और ये जो इमेज है वो कितने दूरी पे बनेगा, वो बनेगा 65 सेंटीमीटर के दूरी पर। समय को नहीं समझ में आया? एकदम ध्यान से देखो, मैंने क्वेश्चन में कुछ नया नहीं किया है, बस मैंने दो कंसेप्ट को मिला दिया। स्लैब के कंसेप्ट को मैंने क्या कर दिया है, मिरर के कंसेप्ट से मिला दिया है। स्लैब क्या करता है, स्लैब जो है वो शिफ्ट क्रिएट करता है। तो इस केस में शिफ्ट, जब ये जो ऑब्जेक्ट था, ये जब ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट ओ, मैं रेड वाला कलर यूज कर रहा हूं अभी, ये जब ऑब्जेक्ट ओ था, रेज यहां से गया, इसको स्लैब मिला ऐसे। अब जैसे ही स्लैब मिला, ये स्लैब ने क्या किया, शिफ्ट क्रिएट कराया। शिफ्ट क्रिएट कराया तो ऑब्जेक्ट का एक इमेज बन गया आई डैश यहाँ पर। अब ये जो आई डैश है, दिस आई डैश इज बिहेविंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस मिरर। तो अगर ये आई डैश ऑब्जेक्ट है तो उसका एक इमेज बन जाएगा -60 पर, -60 पे बन जाएगा। लेकिन जब ये रे, देखो ये जब रे यहां से, ये जब रे ऐसे जाके यहां से जब वापस से इस स्लैब के पास आएगा, अब इमेज, अगर ये स्लैब नहीं होता तो इमेज कहां पर बन गया होता है, 60 पर बन गया होता है। लेकिन जब ये वापस से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा होगा तो इसको ग्लास स्लैब फिर से मिल जाएगा क्या? फिर से अगर ग्लास स्लैब मिल जाएगा, इसका मतलब 5 का शिफ्ट और हो जाएगा। तो पहले -60 पे बनना था, तो फाइनल आंसर जो है ना वो -65 सेंटीमीटर है। इसका मतलब मिरर से 65 सेंटीमीटर की दूरी पर अपना आंसर आएगा। अब जो क्वेश्चन होगा ना, क्वेश्चन में 60 भी ऑप्शन रहेगा, 55 भी ऑप्शन रहेगा, 65 भी ऑप्शन रहेगा, नन ऑफ दीज, ऐसा कुछ भी रहेगा। अब आपको देखना है शिफ्ट हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में। तो इस बार इंसिडेंट रे ऐसा चल रहा था तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पीछे शिफ्ट करा दिया। बात समझ में आया? तो ये ग्लास लैब पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने आज कराए हैं। ग्लास लैब इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कोई भी एग्जाम के लिए, तो ग्लास लैब में आप भर भर के क्वेश्चंस आते हैं। अभी कुछ और भी टॉपिक बचे हैं ग्लास लैब में, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, चलिए इतना रहने देते हैं आज।